में हम देखते हैं कि एक शहर की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लड़खड़ाती हुई आकृतियां घूम रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे बेजान हैं और आंखों में सिर्फ एक ही भूख है, इंसानों की। ये इंसान नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ हैं। जो भी इनके हाथ लगा वह दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन इस तबाह दुनिया में एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आंख खोलता है। चारों तरफ सन्नाटा है, नर्सेज नहीं है, गलियारे में लाशें पड़ी हैं। ये वही इंसान है जो कल तक एक आम जिंदगी जी रहा था, मगर जब वह बेहोश था तब पूरी दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी जो कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी। कुछ हफ्तों पहले रिक और शेन दोनों एक साथ ड्यूटी पर थे, जो एक जिले के पुलिस ऑफिसर हैं। तभी अचानक रेडियो बजता है। दूसरे पुलिस एक लुटेरों के झुंड का पीछा कर रहे हैं और रिक को उन्हें रास्ते में रोकने का काम सौंपा जाता है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में तय जगह पर पहुंच जाते हैं। रिक सड़क पर कीलें बिछाता है और फिर गाड़ी किनारे लगाकर उनका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक गाड़ी आती है जिसमें वही लुटेरे हैं। कीलों पर चढ़ते ही उनकी गाड़ी बेकाबू होकर 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर पलट जाती है। रिक आगे बढ़कर गाड़ी के पास जाता है। तभी एक लुटेरा बाहर निकलकर सीधे गोलियां चलाने लगता है। दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी होती है और रिक की छाती पर गोली लगती है। पुलिस उस लुटेरे को मार गिराती है और दूसरा भी जल्दी ढेर हो जाता है। शेन दौड़कर रिक के पास आता है और रिक उठकर कहता है कि वह ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचाई। मगर गाड़ी में एक और लुटेरा था जिसे किसी ने नहीं देखा। रिक अभी शेन को घर पर कुछ ना बताने की बात कर ही रहा था कि एक गोली उसकी जैकेट की खाली जगह पर लग जाती है। शेन घबराकर उसकी कमीज फाड़ता है, खून रोकने की कोशिश करता है, मगर खून बहुत तेजी से बहने लगता है। शेन चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाता है। रिक की जान तो बच जाती है, मगर वह बेहोश होकर गहरी नींद में चला जाता है। उसे धुंधला धुंधला याद है कि शेन रोज फूल लेकर आता था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, मगर एक दिन रिक की आंख खुलती है। उसे लगता है शेन अब भी यहाँ था, मगर बगल में रखे फूलदान में फूल बहुत पहले मुरझा चुके थे और लगता था यहाँ काफी अरसे से कोई नहीं आया। वह उठने की कोशिश करता है, मगर सीधे जमीन पर गिर जाता है। शायद इतने दिन बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से वह कमजोर हो चुका था। फिर वह सुई निकालकर नर्स को आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद किसी तरह संभल कर दरवाजा खोलता है। रिक पहले नल पर जाकर पानी पीता है, फिर हॉस्पिटल के गलियारे में जाता है तो नजारा देखकर सन्न रह जाता है। जगह बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। नर्स की मेज पर फोन उठाता है, मगर सिग्नल नहीं था। एक गलियारे में झांकता है तो जमीन पर एक लाश पड़ी थी जिसे किसी ने नोच खाया था। दूसरी तरफ और भी बुरा हाल था। दीवारों पर गोलियों के निशान, खून और धमाकों के निशान थे। रिक सोचने लगता है कि शायद यह कोई मजाक है। तभी एक दरवाजा हिलता है, अंदर से अजीब आवाजें आती हैं और हाथ बाहर निकलने लगते हैं जिनके नाखून किसी आम इंसान जैसे नहीं थे। रिक का दिल दहल उठता है। लिफ्ट बंद थी, इसलिए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नर्स की मेज से उठाई माचिस से अंधेरे में रोशनी करता है और आखिरकार नीचे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। बाहर निकलने पर रिक शोक में आ जाता है। वहाँ सफेद थैलों का ढेर लगा था, मगर ये थैले नहीं बल्कि सैकड़ों लाशें थीं। रिक एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। शरीर इतना कमजोर था कि हाथ पैरों के सहारे चलना पड़ रहा था। लगता था यहाँ कभी फौज तैनात थी, मगर अब सब तबाह पड़ा था। रिक का दिमाग सुन्न हो चुका था। बस एक ही ख्याल था, घर पहुंचो और अपनी पत्नी से मिलो। रास्ते में एक साइकिल दिखती है। रिक उस पर बैठना चाहता था, मगर तभी एक आधा फुटिया लाश रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर वह वहाँ से भाग निकलता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं। बेटा कार्ल भी कहीं नजर नहीं आता। रिक हर कमरा देखता है, मगर कोई नहीं मिलता। पत्नी और बेटा उसकी पूरी दुनिया थे और अब वे कहीं नहीं थे। ये सोचते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। वह खुद को जोर से थप्पड़ मारता है कि अगर ये सपना है तो जागो, मगर ये हकीकत थी। रिक घर के बाहर बैठकर टूटा हुआ महसूस करता है। तभी उसे गली में एक जिंदा इंसान दिखता है। रिक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही एक बच्चे ने फावड़े से उसके सिर पर वार कर दिया और वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर देखता है कि उस बच्चे का बाप आ चुका है। उस आदमी ने पास में पड़े एक जॉम्बी को गोली मार दी और रिक के पास आकर पूछा कि उसके पट्टी क्यों बंधी है और उसे किस तरह की चोट लगी है। रिक जवाब देने से पहले ही थकान से फिर बेहोश हो जाता है। जब फिर आंख खुलती है तो वह बिस्तर पर था। हाथ बिस्तर से बंधा हुआ था और वह बच्चा हाथ में हथियार लिए पास खड़ा था। उस आदमी ने उसकी पट्टी बदली थी और अब पूछ रहा था कि चोट कैसी है। रिक ने बताया कि गोली लगी थी। यह सुनकर उस आदमी ने उसका माथा छुआ, फिर रस्सी खोल दी। रिक कंबल ओढ़कर बाहर आता है और खिड़की खोलने लगता है तो वह आदमी तुरंत रोक देता है। बाहर रोशनी जाएगी तो वे आ जाएंगे। रिक को समझ नहीं आया। वह तो दिन में भी इस आदमी को किसी पर गोली चलाते देख चुका था। वह आदमी बोला कि लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। वो ज़ॉम्बी था।
तीनों मिलकर खाना खाते हैं और बातचीत में रिक को पूरी कहानी पता चलती है। करीब 1 महीने पहले एक वायरस फैला और जो भी मरा वह ज़ॉम्बी बनकर जिंदा लोगों पर हमला करने लगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि कोई तुम्हें काट या नोच ना ले। काटने पर बुखार आता है और इंसान खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। उस आदमी ने दिन में रिक को पट्टी बंधे देखा था, इसलिए वे घबरा गए थे। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए बे लोग आराम करने लगते हैं। उस आदमी का नाम मॉर्गन था। यह जानकर कि रिक एक पुलिस ऑफिसर है, मॉर्गन की आंखों में इज्जत आ जाती है। तभी बाहर एक गाड़ी का अलार्म बज उठता है। मॉर्गन ने बताया कि शायद किसी ज़ॉम्बी ने गाड़ी को छू दिया होगा। पहले भी ऐसा हो चुका था। सबने लाइट्स बंद करके खिड़की से बाहर झांका। रिक भी बाहर झांकने लगता है। मॉर्गन ने बताया कि ये ज़ॉम्बीज सच में हैं। इस वक्त बाहर दर्जनों ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। तभी वह बच्चा बाहर देखता है और एक जानी पहचानी शक्ल नजर आती है। ये उसकी माँ थी। वह फौरन कंबल में छुपकर चुपचाप रोने लगता है। मॉर्गन बस इतना ही कर सकता था कि उसे धीरे रोने को कहे। अगले दिन मॉर्गन और उसका बेटा रिक को बाहर ले जाते हैं और ज़ॉम्बीज से निपटने का तरीका सिखाते हैं। 3 जरूरी बातें थी। पहली यह कि उन्हें इंसान मत समझो, दूसरी यह कि हमेशा सिर पर वार करो, और तीसरी यह कि जितना हो सके चाकू या डंडे जैसे हथियार इस्तेमाल करो ताकि आवाज से और ज़ॉम्बीज ना आ जाएं। दरवाजे के बाहर निकलते ही कुछ ज़ॉम्बीज सामने आ जाते हैं। रिक एक बेसबॉल बैट उठाता है और एक ज़ॉम्बी के सिर पर 7-8 बार जोरदार वार करके उसे खत्म कर देता है। दुनिया खत्म होने के बाद ये रिक की पहली किल थी। घर वापस आकर रिक ठंडे दिमाग से सोचता है कि उसकी पत्नी और बेटा अब भी जिंदा होंगे, क्योंकि घर के ड्रॉर्स खाली थे और फोटोज तक ले जाई गई थी, यानी जाते वक्त सब ठीक था। ये सोचकर उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। मॉर्गन बताता है कि वे शायद अटलांटा गए होंगे, क्योंकि रेडियो पर वहाँ एक शेल्टर होने की बात कही गई थी। एक मकसद मिलते ही रिक उठ खड़ा होता है। पहले वह मॉर्गन को अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाता है। वहाँ बैकअप पावर था तो दोनों ने अच्छे से नहाया। यह भी इस तबाह दुनिया में एक बड़ी राहत थी। रिक ने वापस अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और दोनों ने हथियारों का पूरा जखीरा उठा लिया। बाहर निकलकर रिक ने मॉर्गन को साथ चलने को कहा, मगर मॉर्गन ने मना कर दिया। वह शहर नहीं छोड़ना चाहता था, शायद अपनी पत्नी की वजह से, और पहले अपने बेटे को गोली चलाना सिखाना चाहता था। रिक ने उसे मनाने की कोशिश छोड़ दी। हर किसी की अपनी वजह होती है। जाते वक्त उसने मॉर्गन को एक वॉकाई टोकाई दिया ताकि आगे कभी संपर्क हो सके। इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं। रिक अटलांटा की तरफ गाड़ी दौड़ाता है। रास्ते भर रेडियो पर बचे हुए लोगों को आवाज देता रहता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। हालांकि उसकी आवाज एक सर्वाइवर ग्रुप तक पहुंच चुकी थी, मगर सिग्नल की दिक्कत की वजह से वे जवाब नहीं दे पाए। और अब एक बड़ा ट्विस्ट, उसी ग्रुप में उसकी पत्नी लोरी, बेटा कार्ल और उसका दोस्त शेन भी थे। शेन ने रास्ते भर उनकी रक्षा की थी। लोरी के मन में ये बात बैठ गई थी कि रिक हॉस्पिटल में मर गया, इसलिए उसने शेन के करीब आना शुरू कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि रिक चमत्कारी तरीके से बच निकला था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। रिक पैदल आगे बढ़ता है और शहर के बाहर एक घर पर दस्तक देता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। खिड़की से झांकता है तो अंदर मालिक की लाश पड़ी थी। लग रहा था खुद को गोली मार ली थी। ये देखकर रिक का दिल भारी हो जाता है। वह अंदर नहीं गया। वह मरे हुए को परेशान नहीं करना चाहता था। गाड़ी में चाबी नहीं थी, मगर पीछे में एक घोड़ा मिल जाता है। इस तबाह दुनिया में यह भी बढ़िया सवारी थी। रिक घोड़े पर सवार होकर अटलांटा की तरफ बढ़ जाता है। काफी देर बाद वह अटलांटा पहुंचता है। अब आगे जो होने वाला था वह बिल्कुल उसके अंदाजे से बाहर था। शहर बिल्कुल सुनसान था। सड़कें खामोश थीं। बीच शहर में पहुंचने पर कुछ ज़ॉम्बीज इधर उधर नजर आए। लगता था यहाँ कभी फौज तैनात थी, मगर अब सब ज़ॉम्बीज के कब्जे में था। रिक को समझ नहीं आ रहा था आगे कहाँ जाए। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। एक इमारत के शीशे में उसकी परछाई दिखी और रिक ने फौरन घोड़े को उस तरफ दौड़ा दिया, मगर आगे का नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पूरी गली ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी थी। घोड़ा भी डर गया। रिक को मजबूरन वापस मुड़ना पड़ा। पीछे से ज़ॉम्बीज की भीड़ समुद्र की लहर जैसी उसकी तरफ बढ़ रही थी और आगे भी रास्ता बंद था। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज ने घोड़े पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। ज्यादातर ज़ॉम्बीज घोड़े पर टूट पड़े, जिससे रिक को एक पल का मौका मिला। उसने एक ज़ॉम्बी को लात मारी और दूसरी तरफ रेंगने लगा, मगर आगे का रास्ता भी बंद था। रिक के सामने एक टैंक खड़ा था। उसने नीचे से रेंगकर उसके अंदर घुसने की कोशिश की। दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर टैंक के अंदर भी एक ज़ॉम्बी था। रिक ने फौरन पिस्टल निकालकर उसे खत्म किया। पिस्टल में सिर्फ 6 गोलियां थीं। उसने 5 ज़ॉम्बीज को मारा और आखिरी गोली अपने लिए बचा ली, क्योंकि बाहर से ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी टैंक के नीचे का एक ढक्कन खुला। रिक की जान में जान आई। अंदर घुसते ही पास पड़ी लाश से पिस्टल उठाया, मगर वह लाश अचानक हिलने लगी। रिक ने घबराकर गोली चला दी। थोड़ी देर बाद जब होश ठिकाने आया तो उसने ऊपर से झांका। बाहर उसके हथियार ज़ॉम्बीज की भीड़ में दबे पड़े थे। निकालना नामुमकिन था। कुछ ज़ॉम्बीज टैंक पर चढ़ने लगे और रिक को वापस अंदर जाना पड़ा। रिक सोच ही रहा था कि बाहर कैसे निकले, तभी टैंक का रेडियो चालू हो गया। किसी ने संपर्क किया था। रिक ने फौरन वॉकाई टोकाई उठाया और मदद मांगी। उस आदमी ने बताया कि टैंक के दाईं तरफ की गली में ज़ॉम्बीज कम है, जल्दी से उस तरफ दौड़ो, वह सामने मिलेगा। रिक ने मरे हुए सोल्जर से कुछ गोलियां और एक ग्रेनेड निकाला। टैंक का ढक्कन खोला, बाहर कूदा और सामने आने वाले ज़ॉम्बीज को गोली मारते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर गोलियों की आवाज से और ज़ॉम्बीज आने लगे। तभी वह आदमी सामने आया
और दोनों एक गली में घुस गए। वहाँ एक सीढ़ी थी, दोनों ऊपर चढ़ गए। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। इतना सब झेलने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा। उस आदमी का नाम ग्लेन था। दोनों छत के रास्ते दूसरी इमारत पर गए और नीचे उतर आए। ग्लेन ने वॉकाई टोकाई निकाला और अपने साथियों को लेने के लिए बुलाया। जब दोनों नीचे पहुंचे तो सामने 2 ज़ॉम्बीज खड़े थे। तभी दरवाजे से 2 हथियारबंद लोग बाहर निकले और उन ज़ॉम्बीज को निपटा दिया। रिक और ग्लेन तेजी से अंदर घुसे, मगर एक औरत ने फौरन रिक के सिर पर बंदूक तान दी और उस पर इल्जाम लगाया कि उसकी हरकतों की वजह से सब खतरे में पड़ गए। रिक को कुछ समझ नहीं आया, मगर किसी ने कुछ समझाया नहीं और उसे आगे धकेल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर रिक सब देखकर सन्न रह गया। उसके शहर में घुसने और भागदौड़ की वजह से ज़ॉम्बीज बेकाबू हो गए थे और अब ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई थीं। ज़ॉम्बीज पत्थर भी इस्तेमाल कर रहे थे और शीशा तोड़ना उनके लिए बस वक्त की बात थी। रिक ने समझाया कि वह हेलीकॉप्टर देखकर उस तरफ आया था, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी छत से गोलियों की आवाज आई। सब समझ गए कि ये और ज़ॉम्बीज को बुलावा देगा और तेजी से छत की तरफ दौड़े। ऊपर पहुंचकर देखा कि डिक्सन नाम का एक आदमी अकेले गोलियां चला रहा था। एक आदमी ने उसे रुकने को कहा, मगर डिक्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उनकी बेइज्जती की। टी डॉग आगे आकर उससे उलझा कि ऐसी हरकतों से सब मर जाएंगे, मगर डिक्सन एक खूंखार इंसान था। रिक ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो डिक्सन ने उसे एक मुक्का जड़ दिया और टी डॉग को पीटने लगा, यहाँ तक कि पिस्टल निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश की। फिर डिक्सन ने हाथ उठाकर खुद को ग्रुप का नेता चुनने का वोट मांगा। लोग उसके हथियारों से डरे हुए थे, इसलिए मजबूरी में हाथ उठा दिए। डिक्सन खुश हो गया। उसी पल रिक ने बंदूक के कुंदे से उसे गिरा दिया और उसका हाथ पाइप से बांध दिया। रिक ने समझाया कि अगर जिंदा रहना है तो मिलकर चलना होगा, मगर डिक्सन की आंखों में घमंड था। रिक ने भी अब नरमी छोड़ी और सीधे बंदूक उसके सिर पर रख दी। रिक की नजरों में कुछ ऐसा था कि डिक्सन चुप हो गया। अब सबसे जरूरी काम था शहर से बाहर निकलना। ग्लेन सीवर देखने गया, मगर वहाँ सरिये मजबूती से जड़े हुए थे। निकलने का रास्ता बंद था। नीचे ज़ॉम्बीज पहला शीशा तोड़ चुके थे और वक्त कम था। सब वापस छत पर आ गए। काफी सोचने के बाद तय हुआ कि किसी तरह वैन तक पहुंचकर सबको बाहर निकाला जाए, मगर वैन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी समस्या थी। रिक ने एक नया प्लान सोचा। ज़ॉम्बीज गंध और आवाज से आकर्षित होते हैं। अगर खुद पर ज़ॉम्बी का खून और मांस लगा लें तो शायद वे पहचान न पाए। सबने दस्ताने पहने और कपड़े बदले। पिछला दरवाजा खोला और एक लाश को अंदर खींचा। अब रिक ने आग बुझाने वाले यंत्र से कुल्हाड़ी निकाली और लाश के पास गया। सबने एक दूसरे को देखा, यह सोचकर कि ये हो क्या रहा है। रिक ने कुल्हाड़ी चलाई और कई लोगों का जी मिचलाने लगा। किसी की हिम्मत नहीं थी देखने की। फिर सबने ज़ॉम्बी का खून अपने शरीर पर लगाया। ग्लेन का कहना था कि यह ज़ॉम्बीज के पीछे भागने से भी बुरा था। रिक और ग्लेन वैन तक जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले रिक ने हैंडकफ की चाबी बाकियों को फेंक दी। दोनों सड़क पर उतरे। ये एक बड़ा जोखिम था और जान जाने का पूरा खतरा था, मगर ज़ॉम्बीज ने उन्हें नहीं पहचाना। दोनों गाड़ियों के नीचे से रेंगते हुए सड़क पार करते हैं और वैन की तरफ बढ़ते जाते हैं। उनके साथ ही छत पर चढ़कर दोनों की हरकतें देखने लगे। डिक्सन ने टी डॉग से पूछा कि क्या रिक हैंडकफ की चाबी साथ ले गया। टी डॉग ने चाबी निकाल कर दिखाई तो डिक्सन का मन शांत हुआ। इसी बीच आसमान पर बादल छाने लगे। उधर सर्वाइवर कैंप को टी डॉग के वॉकी टॉकी से सिग्नल मिला, मगर आवाज साफ नहीं थी। रिक और ग्लेन वैन के करीब पहुंचते जा रहे थे, मगर मुसीबत आने वाली थी। आसमान से बारिश शुरू हो गई। कैंप के बाहर एक लड़की ने कहा कि देर हो रही है, वापस चलना चाहिए। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ग्लेन और उसकी टीम यहीं से सामान लेने निकली थी। दूसरी तरफ रिक की पत्नी लोरी, शेन और काल को साथ देखकर खुश हो रही थी, जैसे एक बाप बेटे का नजारा हो। लोरी और शेन का रिश्ता अब काफी करीब हो चुका था। तभी रेडियो पर एक आवाज आई। डेल दौड़ कर आया और कनेक्ट किया। टी डॉग ने बताया कि वे एक स्टोर में फंसे हैं और बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं। यह सुनकर कुछ लोग उन्हें बचाने जाना चाहते थे, मगर शेन ने रोक दिया। वह यहाँ भी एक नेता की तरह पेश आ रहा था और किसी को जान जोखिम में डालने नहीं देना चाहता था। एमी ने तुरंत पलटवार किया क्योंकि उसकी बहन अंदर फंसी थी। शेन ने कहा कि यह दुनिया खत्म हो चुकी है और अब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचा सकता है। ऐसी सोच किसी को पसंद नहीं आई। उधर रिक और ग्लेन चलते रहे और ज़ॉम्बीज ने उन्हें अपना ही साथी समझ लिया। ग्लेन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह तरकीब काम कर रही है। अभी ये बात उसके मुंह से निकली ही थी कि एक ज़ॉम्बी ने उन्हें घूर कर देखा, मगर कुछ पलों में नजर हटा ली। तभी बदकिस्मती से बारिश आ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि ज़ॉम्बी का खून धुल जाता तो उनका भेष बेकार हो जाता। छत पर खड़े तीनों साथी बस यही दुआ कर सकते थे कि बारिश जल्दी रुके। कुछ ही मिनटों में आसपास के ज़ॉम्बीज को इंसान की गंध आने लगी और वे बेचैन होने लगे। सबकी नजरें रिक
और ग्लेन पर टिक गईं। एक ज़ॉम्बी ने उन पर झपट्टा मारा। रिक ने कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर दिया। अब रुकने का वक्त नहीं था। दोनों तेजी से दौड़ पड़े और पीछे से ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ उनके पीछे पड़ गई। दोनों आगे बढ़ते हुए उस यार्ड तक पहुंचे जहां ट्रक खड़ी थी। दोनों दीवार फांद कर अंदर घुसे, मगर गेट ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। रिक पीछे रुककर गोलियां चलाता रहा ताकि ग्लेन को वक्त मिले। ग्लेन ने चाबी का बक्सा खोला और ट्रक की चाबी निकाली। दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब तक गेट टूट चुका था और ज़ॉम्बीज अंदर घुस रहे थे। दोनों को वहां से निकलना पड़ा। छत पर खड़े साथियों ने जब उन्हें जाते देखा तो लगा कि रिक उन्हें छोड़कर चला गया, मगर असल में रिक के दिमाग में एक प्लान था। उसने ग्लेन को एक काम सौंपा, एक स्पोर्ट्स कार लेकर ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाओ ताकि रिक नीचे जाकर रोलिंग डोर से सबको बाहर निकाल सके। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए रिक ने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा। अलार्म बज उठा। ग्लेन स्पोर्ट्स कार लेकर निकल पड़ा और ज़ॉम्बीज उसके पीछे हो लिए। फिर उसने वॉकी टॉकी से साथियों को बताया कि रोलिंग डोर पर पहुंचो। ऊपर सब तेजी से नीचे भागे। डिक्सन घबराकर चिल्लाया कि उसे छोड़कर मत जाओ। टी डॉग का मन था कि छोड़ दे, मगर आखिरकार वह वापस मुड़ा और हैंडकफ खोलने गया। तभी चाबी उसके हाथ से गिर गई। डिक्सन गुस्से में चिल्लाया कि उसने यह जानबूझकर किया। टी डॉग ने सॉरी कहा और वहां से भाग गया। डिक्सन छत पर बंधा चिल्लाता रहा। टी डॉग ने छत का दरवाजा बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बीज ऊपर न आ सकें। डिक्सन के लिए यह एक छोटी सी राहत थी। बाकी सब रोलिंग डोर पर पहुंच गए और गाड़ी आते ही दरवाजा खोलने को तैयार खड़े थे। उधर ग्लेन स्पोर्ट्स कार से सड़कों पर दौड़ रहा था और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भाग रहे थे। उसने पहले कभी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई थी, मगर अब मजे ले रहा था। यह पूरा प्लान एकदम सटीक था, मगर एक भी गलती होती तो सब खत्म हो जाता। टी डॉग पहली मंजिल पर पहुंचा। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ चुके थे और वक्त बहुत कम था। ठीक उसी पल रिक ट्रक लेकर दरवाजे पर आ गया। टी डॉग ने चिल्लाकर जल्दी करने को कहा। सबने मिलकर दरवाजा खींचा और एक एक करके गाड़ी में कूद गए। उधर छत पर डिक्सन बंधा हुआ था। ज़ॉम्बीज दरवाजे तक आ चुके थे, मगर हैंडकफ तोड़ना नामुमकिन था। तभी उसे दूर एक आरी दिखी। उसने अपनी बेल्ट से उसे पकड़ने की कोशिश की। अब उसकी किस्मत पर ही सब निर्भर था, पर आरी से हैंडकफ काटना मुमकिन नहीं था। तो फिर आरी से वह क्या करने वाला था? उधर कैंप में लोगों ने स्पोर्ट्स कार देखी और अलार्म की आवाज सुनाई दी। शेन ने एक तार खींचकर अलार्म बंद किया। ग्लेन ने बताया कि सब ठीक हैं और रास्ते में हैं। बात खत्म होते ही ट्रक कैंप में आ पहुंची। सब अपने अपनों से लिपट गए, जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। कार्ल अपने बाप को याद कर रहा था जब शेन ने ग्लेन से पूछा कि बाहर कैसे निकले। ग्लेन ने कहा कि एक नए आदमी ने मदद की। तभी रिक गाड़ी से बाहर निकला और शेन की आंखें फटी रह गईं। लोरी और कार्ल ने मुड़कर देखा तो सामने डैड खड़े थे। रिक के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कार्ल रोते हुए दौड़कर उनसे लिपट गया और तीनों एक दूसरे से मिल गए। सब खुशी से चिल्ला रहे थे, मगर शेन के चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान थी। रात को सब आग के पास बैठे और फिर रिक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और शेन का शुक्रिया अदा किया। अब जानना यह था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शहर के सारे ज़ॉम्बीज अब उन्हीं के तरफ आ रहे थे और उनके पास इतने हथियार भी नहीं थे। अब क्या रिक अपने परिवार को बचा भी पाएगा या नहीं? अगर पार्ट 2 के लिए 50 लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं पार्ट 2 ले आऊंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।